Hello students, class 9th. Again I'm here and I'm telling you a new chapter in political science. Chapter 1 Democracy in the Contemporary World. आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Here I'm telling you workers of my country, मेरे देश के workers. I have faith in Chile. मेरा फेथ है चिली में. एंड इस फ्यूचर जो है अदर मैन विल ओवरकम, जो अदर मैन है वो जरूर जीत जाएंगे इस अंधेरे को. और एक बिटर जो कड़वा मूवमेंट है व्हेन ट्रेसन सीक टू प्रिवेल. कीप इन माइंड, ये दिमाग में रखना है, दैट मच सूनर देन लेटर द ग्रेट एवेन्यूज विल अगेन बी ओपन, दो विल बी पास फ्री मैन एंड कंस्ट्रक्ट ए बेटर सोसाइटी. लॉन्ग लिव चिली, चिली जिंदाबाद. लॉन्ग लिव द पीपल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स. दियर आर माई लास्ट वर्ड एंड आई एम सर्टेन दैट माई सेक्रीफाइस, ये अंतिम शब्द है, एंड माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी वेन, कहते हैं व्यर्थ जाना. मेरा जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा. आई एम सर्टेन दैट एट अ वेरी लीस्ट इट विल बी अ मॉरल लेसन दैट विल पनिश फेलोनी, कावर्डाइज एंड ट्रेसन. ओके, मैं आपको बताऊं ये था क्या, ये कौन है, किनके द्वारा ये लाइंस बोली गई हैं और कब बोली गई हैं. नोबडी न्यू. ये आई एम एक्सप्लेनिंग, बात तब की है. देयर आर सम एक्सट्रैक्ट हैं, ये लास्ट स्पीच जो अंतिम भाषण था सेल्वाडोर एलेंडी का. अब ये सेल्वाडोर एलेंडी कौन है? नोबडी न्यू. ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ चिली, ये चिली के प्रेजिडेंट हुआ करते थे, चिली के प्रेजिडेंट थे ये. अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एक देश है चिली, तो वहाँ के प्रेजिडेंट थे सेल्वाडोर एलेंडी. द स्पीच वाज गिवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973. ये जो स्पीच था ये जब दिया गया उस दिन 11 सितंबर 1973 का दिन था, मॉर्निंग के टाइम पर. द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन, ये जो सेल्वाडोर एलेंडी की गवर्नमेंट थी इसको ओवरथ्रो यानी अपने जो पोस्ट से इनको ओवरथ्रोन कर दिया गया, बाहर कर दिया गया. एलेंडी वाज द फाउंडर लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली. जो एलेंडी थे वो सोशलिस्ट पार्टी जो चिली है, चिली की सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे और एक पॉपुलर यूनिटी बनाई थी. कोलिजन टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जहाँ पर मिलजुल के सरकार बना दे, कोलिजन बनाई थी, पॉपुलर यूनिटी थी जो जिनकी, और विक्ट्री जीत गए थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 1970 के टाइम पे. आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट बनने के बाद या प्रेसिडेंट बनने के बाद एलेंडी हैड टेकन सेवरल पॉलिसी. जैसे ही एज सुन एज द सेल्वाडोर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चिली, सेल्वाडोर एलेंडी डिड मैनी रिफॉर्म्स, उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, सुधार किए. कई सारी जो पॉलिसी थी, जो योजनाएं थी, उन डिसीजन को उसने हेल्प द पुअर पीपल्स के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं बनाई, वर्कर्स के लिए भी, गरीब लोगों के लिए और मजदूरों के लिए. दे इंक्लूडेड रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन में भी, सिस्टम में भी काफ़ी रिफॉर्म किया, शिक्षा में काफ़ी सुधार किया, उन्होंने बदल दिया सिस्टम को. फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, और जो गरीब लोग थे चिली में, गरीब बच्चे थे, उनको फ्री में मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया. एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो गांव लैंडलेस लोग थे वहाँ पे चिली में, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको क्या किया, ज़मीन दे दी. किसने? प्रेसिडेंट सेल्वाडोर एलेंडी ने प्रेसिडेंट बनने के बाद चिली के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के चेंजेस किए. जो लैंडलेस फार्मर्स थे चिली में, उन लोगों को दोबारा से लैंड प्रोवाइड किया, और जो पुअर थे और वर्कर्स थे उनके लिए पॉलिसी बनाई, एजुकेशंस में इम्प्रूव किया, और चिल्ड्रंस को फ्री में मिल्क प्रोवाइड किया. ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनीज,
जो फॉरेन कंपनियां थी जो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती एक्सप्लॉइट कर रही थी उनके देश में नेचुरल रिसोर्सेज, बाहर की कंट्री से अमेरिका है वो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी, तो उसका अपोज किया। टेकिंग अवे नेचुरल लाइक जैसे कि कॉपर उनके देश में चुकी माता खान है चिली में, उस खान से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे रेच कॉपर फ्रॉम द कंट्री, इसने इस बात का अपोज किया एलएनडी ने कि जो फॉरेन कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो उनके देश से नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है। उनका एम था कि अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज को वही यूज करेंगे। लैंडलॉर्ड जो थे वहाँ और रिच लोग थे और चर्च के जो लोग थे, अपोज किया उन्होंने इस पॉलिसी का। सम अदर पॉलिटिकल पार्टी ने भी इन चिली, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी उस देश की। द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ चिली अपोज दिस पॉलिसी एंड मैनी लैंडलॉर्ड्स रिच पीपल, क्योंकि वो उनका कुछ शेयर होता था उसमें, लाभ होता था, वो वहाँ से एक्सप्लॉइट करते थे जो ठेकेदार वगैरह थे। मिलिट्री कूप अगर 1973 की अगर हम बात करें, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 की सुबह मिलिट्री ने टुक ओवर द सीपोर्ट के पास। द डिफेंस मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड, मिलिट्री के द्वारा डिफेंस मिनिस्टर जो था रक्षा मंत्री, इसको अरेस्ट किया गया। व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस में आया। द मिलिट्री कमांडर ने प्रेसिडेंट से रिजाइन देने के लिए कहा, सल्वाडोर एलेंडी से। एलेंडी ने रिफ्यूज किया टू रिजाइन और लीव द कंट्री, रिजाइन भी नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया और देश छोड़ने से भी मना कर दिया कि वो अपना देश नहीं छोड़ेंगे, इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे वो, चिली को छोड़ के। बट रियलाइजिंग ये महसूस करते हुए खतरे को देश के लिए और अपने जीवन के लिए खतरा भांप लिया था उन्होंने कि अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं और इधर देश छोड़ के चले जाते हैं, अगर वो दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ के लिए खतरा, उनकी जान को खतरा है। ये भांप लिया था उन्होंने, महसूस कर लिया था। उन्होंने जनता को संबोधन किया, एड्रेस किया ऑन द रेडियो में। पार्ट ऑफ इच वी रेड इन द बिगिनिंग, जो हमने बिगिनिंग में ही पढ़ लिया था कि उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए और पुअर लोगों के लिए कैसे उन्होंने एड्रेस किया कि उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। देन द मिलिट्री, और उसके बाद जैसे उन्होंने रेडियो में संबोधन किया जनता के नाम कि उनकी जान को खतरा है और उनका जो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मिलिट्री ने सराउंड किया। प्रेसिडेंट का जो घर हाउस था जहां प्रेसिडेंट रहता है उसको चारों ओर से घेर लिया और उसमें बॉम्बिंग यानी बमबारी करनी शुरू कर दी। प्रेसिडेंट एलेंडी डाई इन मिलिट्री अटैक, और इसके तहत जब मिलिट्री जो थी वहाँ की चिली की, उसने बमबारी करी प्रेसिडेंट हाउस पर, जिसमें इस हमले में एलेंडी की मृत्यु हो गई इस मिलिट्री के हमले से। दिस वॉज द सेक्रीफाइस, यह वही बलिदान था जिसके बारे में वो बात करती। वॉज टॉकिंग अबाउट इन इज लास्ट स्पीच, अपने अंतिम भाषण में एलेंडी ने इस बलिदान के बारे में रेडियो में स्पीच देके बता दिया था। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल वॉज ओवरथ्रोन, वो सरकार जो पीपल के द्वारा चुनी गई थी और उसको क्या किया गया, मिलिट्री ने ओवरथ्रोन, जड़ से उखाड़ फेंका आखिरकार। थ्रू कॉन्स्पिरेसी, और कैसे उखाड़ फेंका, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र के द्वारा, एंड वायलेंस हिंसा के द्वारा, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, साजिशें रची गई, हिंसा की गई उसके लिए, और आखिरकार सल्वाडोर एलेंडी को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी देश के लिए। What took place in Chile, ऐसा जो हुआ था ऑन 11 सितंबर 1973 को, वाज आ मिलिट्री coup, एक मिलिट्री coup था। जनरल अगस्तो पिनोचेट जो थे, यानी वो मिलिट्री के क्या थे, एक कमांडर थे जनरल अगस्तो पिनोचेट, एंड आर्मी जनरल थे, यानी कि आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी when the Salvador Allende died in this conspiracy and violence, finally after his death, after assassinated
एसेसिनेटेड कहते हैं पॉलिटिकल कॉज के लिए किसी की हत्या करना, जैसे इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल राजनीतिक हत्या की गई थी, एसेसिनेटेड हुई थी। ऐसे ही भी एसेसिनेटेड हुए थे मिलिट्री कूप जनरल जो था आर्मी का, अगस्टो पिनोचेट ने आर्मी जनरल उस सेना को लेड किया। द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो गवर्नमेंट थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, वो भी अनहैप्पी थी एलएनडी के रूल से। अब वो अनहैप्पी क्यों थी? क्योंकि एलएनडी ने जो रिफॉर्म्स किए थे वहाँ पे, उसमें एक रिफॉर्म ये भी था कि उनके देश की नेचुरल रिसोर्सेज को आउटर कंट्री यूटिलाइज नहीं करेंगे, जिसमें वहाँ के जो चर्च में रहने वाले पर्सन्स थे या लैंडलॉर्ड थे या रिच लोग थे, धनी लोग थे, जो बड़ा बड़ा व्यापार करते, बड़ा बड़ा बिजनेस करते थे या चिली से नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते थे, उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल्स था, उनके पास इतनी फैसिलिटी थी, बहुत ज़्यादा उनकी क्या थी, अप्रोच थी अदर कंट्रीज तक भी। वो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो उनके देश की, और उनके देश की जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, इन सभी लोगों ने और आउटर कंट्रीज ने भी इस पॉलिसी का या इस स्कीम्स का अपोज किया था। और अमेरिका के अनहैप्पी होने का रीज़न भी यही था। known as to be supported and funded activity, rule and is known to have supported। एलएनडी के रूल से क्या थे? अनहैप्पी थे, एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटी, और उन्हें सपोर्ट किया था और फंड पैसा भी दिया था इस एक्टिविटी के लिए, लेट उस कूप को, वो जो अगस्टो पिनोचेट का कूप था, इस कूप को एक्टिविटीज करने के लिए, टेररिज्म आतंकवाद क्रिएट करने के लिए पैसा भी दिया था। पिनोचेट बिकेम द प्रेजिडेंट एंड फाइनली सैल्वाडोर एलेंडी के शासन को तो उखाड़ फेंका गया, और उसके शासन के बाद एक नया शासन किया एक व्यक्ति ने, जो मैंने आपको बताया, अगस्टो पिनोचेट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर नेक्स्ट 17 ईयर। अगले 17 ईयर्स के लिए अगस्टो पिनोचेट ने चिली पे रूल्ड किया फ्रॉम ए गवर्नमेंट दैट ही वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। पर जो गवर्नमेंट पीपल के द्वारा इलेक्टेड थी, उस गवर्नमेंट को तो जो मिलिट्री कूप ने अगस्टो पिनोचेट ने साजिशों के तहत वायलेंस करके उखाड़ फेंका था। लेकिन अब जो ये सरकार आई थी, इसे कोई पीपल ने इलेक्ट नहीं किया था। फ्रॉम ए गवर्नमेंट इट वाज इलेक्टेड बाय पीपल, द पावर शिफ्टेड टू, और जो पावर है लोगों की, जिसमें पीपल चूज करते हैं गवर्नमेंट को, उस पावर को शिफ्ट करते हुए किसकी पावर आ गई थी? मिलिट्री ऑफिसर्स की पावर आ गई थी। दे कुड डू एज दे विश्ड, वो वही करता था जो उसकी इच्छा होती थी, एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम, और कोई भी चिली कंट्री में कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन या कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज इसके अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती थी। दस मिलिट्री डिक्टेटरशिप, इस तरह से जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी मिलिट्री की, वह इस्टेब्लिश चिली में स्थापित हो गई। पिनोचेट गवर्नमेंट टॉर्चर्ड, पिनोचेट की सरकार ने टॉर्चर्ड किया, यातनाएं दी, मार दिया, हजारों लोगों को मार दिया जो एलएनडी के सपोर्टर थे, एलएनडी के गुणगान गाते थे, एलडी के रूल्स की तारीफ किया करते थे, एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी, और उन लोगों को भी नामो निशान मिटा दिया जो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते थे, जो चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हु वर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड हु फेवर द एलएनडीज एंड एवरीवन, नोबडी न्यू दैट वेयर दे गॉन। वो कहाँ चले गए? एलएनडी के सपोर्टर या डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स, पता ही नहीं चला। उनको यातनाएं दी गई, उनको मार दिया गया। दे इंक्लूडेड जनरल, उन्हीं में एक एल्बर्टो बेचलेट भी था। अब एल्बर्टो बेचलेट कौन था? अब चिली एयरफोर्स में एक ऑफिसर था, जनरल था चिली की एयरफोर्स में, और मैनी अदर ऑफिसर। और एल्बर्टो बेचलेट के साथ साथ वो भी और कई अन्य ऑफिसर जो थे, हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द कूप, जिन्होंने ये जो कूप ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। किसका कूप? अगस्टो पिनोचेट का एक कूप, जो सेना थी, मिलिट्री का शासन तो चल ही रहा था वहाँ पर, उस सेना को ज्वाइन करने से चिली के जो एयरफोर्स में एल्बर्टो बेचलेट थे, और एल्बर्टो बेचलेट के साथ साथ जो अदर ऑफिसर्स थे, उन सभी लोगों ने रिफ्यूज कर दिया अगस्टो पिनोचेट की कूप को ज्वाइन करने से। तो जैसे ही उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उनका कोई अता पता ही नहीं रहा, उनको गायब कर दिया, मार दिया, नोबडी न्यू। जनरल बेचलेट वाइफ, जनरल बेचलेट जो एल्बर्टो बेचलेट था, उनकी एक वाइफ थी और उनकी एक बेटी थी, वेर पुट इन प्रिजन।
उनको तो गायब कर दिया या मार दिया, पता ही नहीं चला। अल्बर्टो बेचलर की पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया और टॉर्चर यानी यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता होगा, उनको एब्यूजिंग लूज बैड लैंग्वेज यूज की जाती होगी। मोर देन 3000 पीपल, 3000 से ज़्यादा लोगों को मिलिट्री के द्वारा मार दिया गया। ये वही लोग होंगे जो एलएनडी के सपोर्टर थे, जो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, रिस्टोर करना चाहते होंगे, डेमोक्रेसी को जो बेटर फील करते थे। वहाँ पर शायद एक हम कह सकते हैं कि चिली का एक इतिहास था जहाँ पर जब एलएनडी शासन करता था तब की पॉलिसियाँ अगर हम देखें और उसके साजिशों के तहत उसको मारने के बाद हम अगर अगस्टो पिनोचेट का अगर हम रूल देखें तो हम इसमें यह पाते हैं कि किसी को भी क्रिटिसाइज करने की आज़ादी नहीं थी, जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। हजारों लोगों को मार दिया, हजारों लोग लापता हो गए, कोई नामो निशानी नहीं रहा। मैनी मोर पीपल वर रिपोर्टेड मिसिंग, बहुत सारे लोगों को एक रिपोर्ट की कि वो मिसिंग है, वो देश में ही नहीं है, पता ही नहीं था वो कहाँ थे। नो वन नो व्हाट हैपन टू देम, कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या है। रिस्टोरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करें, पिनोचेट की जो मिलिट्रीज को अगर हम देखें, डिक्टेटरशिप देखें उसकी पिनोचेट की मिलिट्री का जो मिलिट्री थी वहाँ, उसके जो तानाशाही है केम टू एंड, उसका जो खात्मा हुआ आफ्टर ही डिसाइडेड टू रेफरेंडम। अब रेफरेंडम क्या है, उसका एक शासन देश था 1988 में, उसके तहत उसने क्या निर्णय किया, ही फेल्ट कॉन्फिडेंट था कि वो अपने रेफरेंडम में जो उसका आलेख रेफरेंडम है, उसका शासन का जो वर्णन है जिसमें वो ये कंफर्म था इसके लिए कि पीपल वुड से यस। अपने रेफरेंडम में उसने ये कहा कि लोग डेफिनेटली उसके शासन को एक्सेप्ट करेंगे, यस कहेंगे। कंटिन्यूइंग इन पावर, जो पावर में रहते हुए उसने काम किए। बट द पीपल ऑफ चिली हैड नॉट फॉरगॉटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, लेकिन जो चिली के पीपल थे वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के रहते रहते उनको जो राइट मिले थे उनको कैसे भूल सकते थे। देयर वोट वॉज ए डिसिसिव नो टू पिनोचेट, और इन ऐसा वो अपने वोट के द्वारा ही कह सकते थे पिनोचेट को नो। दिस लेड टू ए पिनोचेट लूजिंग फर्स्ट इज पॉलिटिकल, और इसके कारण जो पिनोचेट था लूजिंग फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड देन इज मिलिट्री, इसके कारण पहले वो अपनी पॉलिटिकल पावर खोता और उसके बाद मिलिट्री पावर खोता। द होप एलएनडी एक्सप्रेस इन इज लास्ट एड्रेस, इस आशा के साथ एलएनडी ने एक्सप्रेस किया लास्ट एड्रेस में, रियलाइज किया फेलोनी कावर्डाइज, जो कायरता थी, ट्रेसन वेयर फाइनली पनिश्ड, फाइनली इसको पनिश किया। सिंस देन चिली वाज हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल, सिंस देन उसके बाद जो चिली में थे 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैव पार्टिसिपेट, जिसमें 4 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया था। स्लोली द आर्मीज रोल इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बीन एलिमिनेटेड, और जल्द ही जो आर्मी का रोल था कंट्री की सरकार में, देश की जो सरकार बन रही वो उसको एलिमिनेट बाहर कर दिया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इसका कितना गलत फैसला था अगस्टो पिनोचेट का, जो सोचता था कि 17 ईयर्स जो उसने लोगों को टॉर्चर्ड किया, लोगों को किल्ड कर दिया, बहुत सारे 1000 लोग मिसिंग हो गए, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। उसे क्यों ऐसा लगा कि 17 ईयर्स रूल करने के बाद भी अगर इलेक्शन अगर वो देश में कराएगा तो लोग उसको वोट करेंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई उसके बाद, और उसके क्या दैट केम टू पावर ऑर्डर इंक्वायरी, उसने क्या किया, इंक्वायरी करी, पिनोचेट के रूल की, और इस इंक्वायरी में यह पता चला कि गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली ब्रूटल, केवल एक ब्रूटल ही नहीं थी, भ्रष्ट भी थी। वो ब्रूटल मतलब जो लोगों को आतंक के द्वारा मारती है, आतंकित सरकार जो थी, आतंक फैलाती है, बल्कि भ्रष्ट भी थी वो, निर्दयी जिसे हम बोल सकते हैं। ब्रूटल में निर्दयी, जिसको कोई दया नहीं थी, गरीबों पर जुल्म करना, नई नई पॉलिसीज वो करना, लोगों को मार देना, इस पिनोचेट, ये अगस्टो पिनोचेट की गवर्नमेंट के लिए कॉमन था। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, एक लिटिल डिफरेंस, एक छोटा सा वाक्य याद होगा क्या आपको,
अर्लियर जो हमने बोला था जनरल जो बेचलेट था एल्बर्टो बेचलेट, उसकी मिसिंग होने के बाद यानी उसको मारने के बाद और उसके जैसे अन्य आर्मी जनरल्स जो थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कूप को ज्वाइन करने से, उनको मारने के बाद क्या किया था अगस्टो पिनोचेट के मिलिट्री कूप ने, उसकी बेटी को और माँ को जेल में डाल दिया था और वहाँ टॉर्चर्ड किया जाता था उनको। बिल्कुल सही। तो उसकी जो बेटी थी हु वाज इन प्रिजन, जो जेल में डाली गई थी और टॉर्चर किया जाता था अपनी माँ के साथ, क्या टॉर्चर नहीं किया जाता था? दैट गर्ल, वो लड़की कौन थी? मिशेल बेचलेट था, हर नेम वाज मिशेल बेचलेट, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और फाइनली जिसने कभी अपना बचपन जेल में बिताया, जिन्होंने इतना टॉर्चर सहा बचपन में, वो चिली की प्रेसिडेंट बनी 2006 में। मेडिकल डॉक्टर एंड ए मॉडरेट सोशलिस्ट जो थी, एक मेडिकल डॉक्टर और एक मॉडरेट सोशलिस्ट जो थी समाजवादी। मिशेल बिकेम द फर्स्ट वुमेन, वो मिशेल जो थी, मिशेल बेचलेट लैटिन अमेरिका की पहली डिफेंस मिनिस्टर बनी। इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन में शी डिफीटेड वन ऑफ द चिली रिचेस्ट मैन, उसने चिली के एक बहुत रिचेस्ट मैन को हरा के फाइनली शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन चिली। इन दिस फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री स्पीच, एक फोटोग्राफ दिखाई गई है इस बुक में जिसमें उसकी विक्ट्री, जिसमें वो जीत गई है, उसमें वो भाषण दे रही है और अपने सपोर्टर को कुछ कह रही है। वो क्या कह रही है देखते हैं। बिकॉज आई वॉज अ विक्टिम ऑफ हेटेड, मैं विक्टिम थी, ठीक है, हेटेड ऑफ हेटेड कह रही है वो। विक्टिम कहते हैं दोषी थी, हेटेड घृणा की शिकार थी। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ को समर्पित किया टू रिवर्स दैट हेटेड एंड टर्न इनटू अंडरस्टैंडिंग, और जो नफरत थी उसको मैंने किस में बदल लिया? अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, सहन शक्ति में, एंड व्हाई नॉट से इफ इनटू लव, और इस प्यार में बदल दिया मैंने। फाइनली एक पिक्चर्स हम यहाँ पर देखेंगे जिसमें सेल्वी और मिशेल जो बेचलेट थी यानी एल्बर्टो बेचलेट की डॉटर, जिसने अपना बचपन क्या है जेल में बिताया, काफ़ी टॉर्चर किया जाता था उसे वहाँ पर। शायद ही उसे यकीन होगा कि इन फ्यूचर वो चिली की फाइनली वो प्रेसिडेंट बनेंगी। सपोर्टर है उसके, मिशेल बेचलेट के सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। विक्ट्री इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन जनवरी 26 में। फ्रॉम दिस फोटोग्राफ डू यू नोटिस एनी डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्शन रैली? चिली की इलेक्शन रैली और इंडिया की इलेक्शन रैली में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जीतने के बाद लीडर्स कभी एक जनता के सामने इस तरह से नहीं आते हैं शायद। हम जैसे चिली में देख रहे हैं, इन द चिली कंट्री यू आर वाचिंग दिस फोटोग्राफ। इन दिस फोटोग्राफ द लेडी मिशेल बेचलेट इज एड्रेसिंग टू द पीपल एंड द सपोर्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग टू लिसन द मिशेल बेचलेट व्यू एंड many of are taking photographs. So here we are watching there is a difference between the Chile and India in election. अक्सर हम देखते हैं डेमोक्रेसी, अगर हम इस तरह से हमने चिली की डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा जो सेल्वाडोर एलेंडी था वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश की थी, पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होकर चिली के प्रेसिडेंट्स पोस्ट पर पहुंचा था। एंड फाइनली मिलिट्री कूप ने उसके इस शासन को, रूल को क्या कर दिया? ओवरथ्रोन कर दिया, वायलेंस के द्वारा, कॉन्स्पिरेसी के द्वारा। और फाइनली जब उसने 17 ईयर शासन किया तो इस शासन में उसने जनता को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, टॉर्चर किया, मार दिया, सपोर्टर्स को मार दिया। यानी अगस्टो पिनोचेट के अगेंस्ट कुछ कहने की आज़ादी नहीं थी, अपनी नई पॉलिसियाँ थी उसकी, और कोई कुछ नहीं कर सकता था। डेमोक्रेसी इन पोलैंड की बात करें, एक अगला देश है, आइए चलते हैं। लेट अस टर्न टू अनदर इवेंट्स में, दिस टाइम फ्रॉम पोलैंड। इन 1980 में हमने देखा एट दैट टाइम पोलैंड वर रूल्ड बाय पोलिस। उस टाइम में जब पोलैंड में 1980 में एक गवर्नमेंट का रूल था, उस समय वहाँ पे पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी के द्वारा रूल किया गया था शासन। दिस वाज वन ऑफ द मैनी कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी। वन ऑफ द मैनी कम्युनिस्ट पार्टी दैट रूल इन सेवरल कंट्री, जो कई सारे देशों में भी रूल करती थी ईस्ट यूरोप में। मतलब इस नाम की पार्टी के अन्य देशों में भी पार्टियाँ थी।
इन दिस कंट्री नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, इस कंट्री में हमने एक खास बात देखी कि अदर पॉलिटिकल पार्टी को, कंट्रीज को, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन, अदर पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शंस कोई काम करने की फ्रीडम नहीं थी। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर, और पीपल्स फ्रीली अपने लीडर्स को नहीं चुन सकते थे ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में और द गवर्नमेंट में। दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर, और वो सभी लोग, वो सभी पीपल, वो सभी सिटीजन जो लीडर्स के अगेंस्ट बोलते थे या पार्टी के अगेंस्ट बोलते थे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे, किसी भी लीडर, पार्टी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने पर जेल हो जाती थी उन्हें। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वॉज सपोर्टेड एंड कंट्रोल बाई गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट थी पोलैंड में, वो गवर्नमेंट तो पोलैंड में थी लेकिन उसका सपोर्ट और कंट्रोल किसके हाथ में था? यूएसएसआर के हाथ में था। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन जिसे बोलेंगे, वास्ट जो बहुत बड़ी थी रशिया, हम जान सकते हैं कि यूएसएसआर की जो पावर थी वो कितनी ज़्यादा थी, कितने ज़्यादा देशों में उसका इफेक्ट था। पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट माना जाता था और रशिया के द्वारा पोलैंड पर, पोलैंड की गवर्नमेंट पर शासन किया जाता था। तभी ऑन 14 अगस्त 1980 में द वर्कर ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी, जो लेनिन शिपयार्ड जहाँ जहाज चलते हैं शिपयार्ड, उन सिटीज में, उस सिटी में वर्कर्स में एक गैडनिस्क वेंट ऑन स्ट्राइक, तो वहाँ के जो वर्कर्स हम कह सकते हैं वो स्ट्राइक हड़ताल पे चले गए। शिपयार्ड वाज ओन बाय द गवर्नमेंट, जो शिपयार्ड था वो एक गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया। इन फैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वर ओन बाय गवर्नमेंट, और पोलैंड में एक नया चेंजेस आया कि वहाँ जितने फैक्ट्रियाँ थी और बिग प्रॉपर्टीज थी, इंडस्ट्रियाँ थी, वो पोलैंड की गवर्नमेंट ने ओन कर दी अपने अंडर। स्ट्राइक हो गई, इसके कारण बिगन विद डिमांड टू टेक बैक, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेरी वर्कर होते होंगे उनको निकाल दिया गया, टेम्परेरी वर्कर्स को टेक बैक, और द स्ट्राइक बिगन विद डिमांड, और एक डिमांड हुई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर एक क्रेन ऑपरेटर थी जो क्रेन को ऑपरेट करती थी, वुमेन थी, उस महिला वर्कर को अनजस्टिसली, यानी कि बिना किसी रीजन के इनजस्टिस तरीके से निकाल दिया गया। तो वहाँ पर जितने वर्कर्स थे, क्रेन जो उस ऑपरेटर में जो वहाँ ऑपरेटिंग करती थी, उसके वहाँ और लोग भी काम करते थे, उन लोगों ने इसका अपोज किया कि उस वुमेन्स को इनजस्टली क्यों निकाल दिया गया है बिना किसी रीजन के। फ्रॉम द सर्विसेज, अपने सर्विस से, उसकी सेवा से उस महिला को, क्रेन ऑपरेटर को निकाल दिया गया था, जो कि क्या था? इलीगल था, उसे नहीं निकालना चाहिए था। और इसी तरीके से जो वर्कर्स थे वो वेंट ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर चले गए, उन्होंने धरना दिया इलीगल, बिकॉज ट्रेड यूनियन जो थी इंडिपेंडेंट थी, वहाँ का जो व्यापार संघ था वो इंडिपेंडेंट था। किस तरह से इंडिपेंडेंट था? रूलिंग पार्टी वेयर नॉट अलाउड, जो रूलिंग पार्टी थी उनको ये अलाउड नहीं था कि वो किसी को इलीगली ऐसे निकाल दे। एज द स्ट्राइक कंटिन्यू, जैसे कि वहाँ जो स्ट्राइक थी वो कंटिन्यू रही। फॉर्मर इलेक्ट्रीशियंस ऑफ शिपयार्ड, जो एक इससे पहले भी एक फॉर्मर इलेक्ट्रीशियंस था उस शिपयार्ड में, जिसका नाम लेच वेलिसा था, और वो उसी शिपयार्ड में काम करता था जहाँ पर वो लेडी को निकाल दिया गया था, और उसने भी इस स्ट्राइक को ज्वाइन किया। क्यों? यू आर डिसमिस फ्रॉम सर्विस 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे, क्योंकि लेच वेलेसा को भी उस शिपयार्ड से निकाल दिया गया था कुछ सालों पहले, क्योंकि वो हाई पे की डिमांड कर रहा था। तो इनजस्टिस तो उसके साथ भी हुआ था। तो इसी कारण से उसने जो ये वुमेन्स को दोबारा उस क्रेन ऑपरेटर के रूप में रखने के लिए जो स्ट्राइक चल रहा था, उसमें उसको लेच वेलेसा ने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि कभी उसे भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वो ज़्यादा पे बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहा था शिपयार्ड में। वेलेसा सून इमर्ज, वेलेसा ने बहुत जल्दी एक लीडर के रूप में उमर गया वहाँ पर, उस जो लीडर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनका नेता बन गया वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स का। स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी, जो स्ट्राइक हड़ताल थी वो पूरे सिटी में क्या हुई? फैल गई, सभी लोग इसको ज्वाइन करने लगे, इसकी पॉलिसी के अगेंस्ट लोग आवाज़ उठाने लगे। द वर्कर्स केम ऑन द रोड, द वेंट ऑन द स्ट्राइक,
स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड, और बहुत ज़्यादा डिमांडें रखने लगे गवर्नमेंट के सामने। दे वांटेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, वो चाहते थे कि उनको राइट मिले एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने का। और बेसिकली अगर हम देखें वहाँ पर जो ट्रेड यूनियन बनाने की पहले आज़ादी नहीं थी, यानी अगर हम देखें कि जो लेच वेलेसा था या जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग पोलैंड में कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन अलाउड नहीं था किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी शिपयार्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में। तो जो ट्रेड यूनियन उन्होंने बनाया था या जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो यूनियन बनाया था या यूनियन का नेता बन गया था लीडर लेच वेलेसा, ये सभी क्या था वहाँ इलीगल माना गया, गैर कानूनी माना गया, लीगली नहीं बनाया था उन्होंने। तो क्योंकि वो स्ट्राइक, तो जो स्ट्राइक कर रहे थे वो क्या थी, शुरू में हमने पढ़ा इलीगल थी, हड़ताल जो थी इलीगल थी। और ट्रेड यूनियन जो बनाना अलाउड नहीं था। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने के लिए आपने बातें रखी। दे ऑल्सो डिमांड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने राजनीतिक नेता थे वहाँ पर जो पोलैंड में फेवर में बातें करते होंगे, उन सभी प्रिजनर को आज़ाद करने की डिमांड रखी। एंड सेंसरशिप, जो प्रेस था, प्रेस छाप नहीं सकती थी कोई भी इंसिडेंट देश में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं छाप सकती थी। जो सेंसरशिप लगी थी, रोक लगी थी प्रेस पर, उसको भी खत्म करने की मांग की। तो ऐसे बहुत सारी मांगें रखी लेच वेलेसा और उसके वर्कर्स ने गवर्नमेंट के सामने। द मूवमेंट बिकेम सो पॉपुलर, जो ये मूवमेंट था इतना पॉपुलर हुआ कि गवर्नमेंट हैड टू गिव इन मतलब झुकना पड़ा, गवर्नमेंट को इनके सामने झुकना पड़ा, गिव इन त्यागना पड़ा अपने ईगो को। द वर्कर्स लेड बाय वेलेसा, और जो वर्कर्स थे वेलेसा के द्वारा जो लेड चल रहे थे, वेलेसा के पीछे साइन 21 पॉइंट्स एग्रीमेंट, 21 पॉइंट्स पर एग्रीमेंट कराया गया सरकार से विद द गवर्नमेंट दैट एंडेड दियर स्ट्राइक, और इसके साथ जो गवर्नमेंट विद दैट एंडेड दियर, और इस कारण से उनकी जो स्ट्राइक थी वो आखिरकार खत्म हो गई। द गवर्नमेंट एग्री टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स, गवर्नमेंट एग्री हो गई कि जो वर्कर्स हैं वो राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, यानी एक व्यापार का संघ बना सकते हैं, जो वो कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई मजदूरों का यूनियन बना सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते थे वो देश में। पॉलिटिकल लीडर्स को भी छोड़ दिया गया, उस क्रेन और लेडी क्रेन ऑपरेटर को वापस लिया गया। इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन एंड दियर राइट टू स्ट्राइक, उनको हड़ताल करने की राइट दी गई, अधिकार दिया गया। आफ्टर द गेटनेस एग्रीमेंट वाज साइन, अ न्यू ट्रेडेबल, एक नया ट्रेड यूनियन बना हुआ सॉलिडेरिटी पोलैंड में वाज फॉर्म्ड। इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाया गया पोलैंड में, फॉर्म इन द एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट में, किसी भी कम्युनिस्ट स्टेट में, अदरवाइज किसी भी कम्युनिस्ट स्टेट में ऐसा कोई ट्रेड यूनियन था नहीं, स्ट्राइक करना इलीगली था। विद इन ईयर्स में सॉलिडेरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड, जो सॉलिडेरिटी थी स्वेप्ट वो सब बह गई पोलैंड में। एंड हैड अबाउट 1 करोड़ जो मेंबर्स है, सॉलिडेरिटी के मेंबर्स होते होंगे पहले सॉलिडेरिटी विचारधारा के, लेकिन अब पोलैंड में 1 करोड़ मेंबर हो गए। जो रिवोल्यूशन ऑफ वाइड स्प्रेड था, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट था, जो भ्रष्टाचार था और मिसमैनेजमेंट था इन द गवर्नमेंट में, मेड मैटर्स, जिसके कारण जो मैटर्स थे वर्स हो गए फॉर द रूलर्स के लिए जो हालात थे बहुत ज़्यादा वर्स हो गए। द गवर्नमेंट लेड बाय जनरल जेरुजेलेस्की, जो गवर्नमेंट जो रूल करता था, जिसे हालात काबू नहीं कर पाते थे, वहाँ पर हालात ख़राब से ख़राब होते गए वहाँ पर, वो जेरुजेलेस्की था। ग्रीव एनिक्सिस, वो चिंतित हो गया एंड इम्पोज मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ में किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रीजन के, डाउट के बेस पर। इन दिसंबर 1981 में थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर वर पुट इन प्रिजन, कई सारे जो सॉलिडेरिटी मेंबर्स थे वो क्या कहिए उनको जेल में डाल दिया। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज करने की फ्रीडम, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन करने की वंस अगेन टेकन अवे, एक बार दोबारा से ले ली गई गवर्नमेंट के द्वारा, एक बार से दोबारा से इन लोगों के द्वारा जो उनको फ्रीडम दी गई थी अपोज करने की,
फ्रीडम प्रोटेस्ट करने की, ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की ये आज़ादी दोबारा से छीन ली गई। अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक, एक दूसरी जो लहर थी हड़ताल की, अगेन ऑर्गेनाइज बाय सॉलिडेटरी, सॉलिडेटरी के द्वारा की गई, बिगेन इन 1988 में द टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर। इस टाइम पे जो पोलिश गवर्नमेंट थी वो काफ़ी क्या हो गई, बहुत वीक हो गई। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन से जो सपोर्ट मिलता था पोलैंड गवर्नमेंट को, हमेशा से वहाँ से रूल चलता था, अनसर्टेन हो गया एंड इकोनॉमी वाज इन डिक्लाइन, और जो पोलैंड की इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो तेजी से डिक्लाइनिंग हो गई। अनदर राउंड ऑफ नेगोटिएशन जो बोलते हैं विथ वेलेसा के साथ, जो समझौता हम जो बोल सकते हैं, रिजल्ट हुआ कि इन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1989 में वो ये था कि फ्री इलेक्शंस, पहले तो इलेक्शंस अलाउड नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती थी वहाँ पर, ट्रेड यूनियन अलाउड नहीं था, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। सॉलिडेटरी कंटेस्टेड ऑल, तो सॉलिडेटरी ने सभी 100 सीटें जीती सीनेट की, एंड वो 90 सीटों पर जो चुनाव हुआ, 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, और कंटेस्टेड ऑल द 100 सीट ऑफ सीनेट एंड वो 99 ऑफ देम, उनमें से 99 जीती। इन अक्टूबर 1990 में पोलैंड हैड इट फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन, 1990 में प्रेसिडेंट के पहले इलेक्शन हुए, विच मोर देन वन पार्टी कुड कंटेस्ट। पहले क्या था, केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ सकती थी, अदर पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ चुनाव लड़ना अलाउड नहीं था। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स अपोज करते थे तो उनको जेल में डाल देते थे। जैसे कि हमने पढ़ा लेच वेलेसा की जो डिमांडें थी, उन डिमांड में पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ना भी एक डिमांड रही थी वेलेसा को। और फाइनली जब 1990 में मोर देन अदर पार्टी को भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की आज़ादी मिली, तो लेच वेलेसा ने चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट का, और फाइनली एक पोलैंड का प्रेसिडेंट बना, जो कभी एक शिपयार्ड में काम करता था वर्कर के रूप में, जिसे कि डिसमिस कर दिया गया था हाई पे के लिए डिमांड करने के कारण। वो फाइनली एक लोगों के मोटिवेशन के रूप में लोगों के साथ गया, और पोलैंड की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिसने स्ट्राइक किया। और फाइनली ऐसा टाइम भी आया जब पोलैंड की हिस्ट्री में एक कॉमन वर्कर पोलैंड जैसे देश का प्रेसिडेंट भी बना। फाइनली अगर हम देखें 2 फीचर्स, यहाँ पर हमने चिली का कंट्री का और पोलैंड देश का अलग अलग इंसिडेंट हमने पढ़ा। डेमोक्रेसी के सेंस में कहानियाँ पढ़ी कि डेमोक्रेसी आई कि इन देशों में, एक देश में जहाँ डेमोक्रेसी थी वहाँ पर मिलिट्री ग्रुप के द्वारा ओवरथ्रोन की गई, और दूसरे देश में जो सोवियत रूस के द्वारा वहाँ रूल किया जाता था, और जहाँ पर इनजस्टिस बहुत ज़्यादा था, तो पीपल के प्रोटेस्ट करने से फाइनली वहाँ पर वो सारे अधिकार लोगों को मिले, और फाइनली लेच वेलेसा जैसा व्यक्ति पोलैंड का प्रेसिडेंट बना। वी हैव रेड 2 डिफरेंट काइंड ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज हमने जो पढ़ी हैं। द स्टोरी फ्रॉम चिली कैसी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जहाँ लेड बाय एलएनडी के द्वारा, जहाँ लेड किया गया था, बीइंग रिप्लेस उसको किसके द्वारा बदल दिया गया, नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा, अगस्तो पिनोचेट के द्वारा, जो एक करप्ट था, कॉन्स्पिरेसी की उसने वहाँ पर, करप्शंस किया वहाँ पे ऑफ पिनोचेट, फॉलोड बाय द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पोलैंड में। हमने देखा वी ट्रैक द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा रिप्लेस किया गया। लेट अस कंपेयर, अगर हम करते हैं द 2 नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इन दिस स्टोरीज में, देयर वेर मैनी डिफरेंसेस, कई सारे ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पिनोचेट रूल इन चिली, पिनोचेट ने चिली में रूल किया, अगस्तो पिनोचेट ने, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ने पोलैंड में रूल किया, ठीक हो गया। चिली वाज रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर, चिली में जो रूल किया गया वो मिलिट्री का डिक्टेटर था, तानाशाह था आर्मी का। वाइल पोलैंड में जो रूल किया गया वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रूल किया गया, लेकिन जो शासन चलता था वो रशिया के द्वारा चलता था। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड की गवर्नमेंट ने ये दावा किया कि इट वाज रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास थे उनके बिहाफ में वो रूल कर रही थी, ये दावा था उनका। पिनोचेट मेड नो सच क्लेम, पिनोचेट ने ऐसा कोई दावा तो किया नहीं, एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, ओपनली जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग थे जो उसका सपोर्ट करते थे इलेक्शंस के टाइम पर या बाहरी रूप से सपोर्ट करते थे, उन लोगों को उसने क्या किया,
इनकरेज किया, ये बोथ एज सम कॉमन फीचर। इसमें कुछ कॉमन फीचर्स थे, वो हम देखेंगे। व्हाट वर द कॉमन फीचर्स? द पीपल कुड नॉट चूज। इन दोनों ही कंट्रीज में, आइदर द चिली और आइदर द पोलैंड, दोनों ही कंट्री में जो सिटीजन थे, जो पीपल थे, कुड नॉट चूज, न चूज कर सकते थे और ना अपने रूलर को चेंज कर सकती थी। नंबर 1। नंबर 2, देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। कोई भी इनमें जो नागरिक जो थे, एक एक्सप्रेशन करने की, एक ओपिनियन को, अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जहां उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए, जहां कह दिया कि अरे सेल्वाडोर एलेंडी का शासन तो कई अच्छा बेटर था और वो डेमोक्रेसी को फेवर करते हुए दिखते थे, तो उनको मार दिया जाता था, इनको जेल में डाल दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था उनको। ना वो अपना रूलर चेंज कर सकते हैं, ना उनके अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं, और ना उन्हें फ्रीडम थी अपना एक्सप्रेशन, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में दोनों ही चीज़ें होती हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, हमें राइट टू चूज भी होता है, हम चेंज भी कर सकते हैं रूलर को आफ्टर 5 ईयर, और हम राइट टू, हमें स्पीच भी होता है, बोलने की आज़ादी होती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। और मीडिया जो होती है, प्रेस मीडिया, उसको सेंसरशिप नहीं लगती है, वो फ्री होती है गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करने की। ये भी एक हम देखते हैं जो डेमोक्रेसी का फोर्थ कॉलम माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, जो न्यूज़पेपर वगैरह है, मीडिया है, उनको भी आज़ादी होती है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में उन पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आइडेंटिफाई। अब हमने किया एलएनडी, जो एलएनडी चिली में, सेल्वाडोर एलेंडी चिली, वेलिसा पोलैंड में, और बेचलेट चिली में। ये तीनों, अगर हम लीडर्स की बात करें, जो ये पोलैंड, इन्होंने कंट्रीज में चेंजेस लाने के लिए काम किया। डिफरेंटेड इन दियर अप्रोचेज टुवर्ड्स सोशल और इकोनॉमिक मैटर में अलग अलग इनकी कंडीशंस थी, इकोनॉमिक मैटर अलग था। एलएनडी प्रीफर्ड गवर्नमेंट, एलएनडी ने क्या किया, प्रीफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्रीज, प्रिफेयर करना चाहते, जो सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ थी, और उसी कारण से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जो रिच लोग थे, जो अदर कंट्रीज थी, उनके अपोज हो गए थे इस कारण से, इस पॉलिसी के कारण से। वेलेसा वांटेड द मार्केट टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट, वांटेड, वेलेसा जो था क्या चाहता था, क्या था, मार्केट टू बी फ्री फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफियर। जो मार्केट में इंटरफेरेंस होता होगा गवर्नमेंट का, उसको फ्री करना चाहता था लेच वेलिसा पोलैंड में। और जो बेचलेट थी, मिशेल बेचलेट, एल्बर्टो बेचलेट की डॉटर, स्टैंड समवेयर इन द मिडिल ऑन दिस इश्यू, इसमें मिडिल थी इस मुद्दे पर। ये दीज 3 गवर्नमेंट शेयर सम बेसिक फीचर्स, इन तीनों गवर्नमेंट के पास कुछ बेसिक फीचर्स थे। पावर वाज एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट बाय द आर्मी। इनमें जो तीनों ही गवर्नमेंट्स थी, जो पीपल के द्वारा इलेक्ट की गई थी, एंड नॉट बाय द आर्मी के द्वारा नहीं की गई थी। अनइलेक्टेड जो लीडर्स वो नहीं थे, एक्सटर्नल पावर कुछ नहीं थी, जैसा कि रशिया ने किया था। द पीपल इंजॉयड सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, और पीपल को सबसे बड़ी बात है कि कुछ बेसिक फ्रीडम्स उनको दी गई थी, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में दी जाती है। अक्सर मेनी टाइम वी सी दैट द सम बेसिक फ्रीडम is given to the people in the country, where in non-democratic country we don't see that. In non-democratic the people can't criticize the government. From these 2 stories let us draw a rough way to identify democracy को जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। Democracy is a form of government that allow people to choose their ruler. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें अलाउ द पीपल, लोग क्या होते हैं, अलाउ करता है पीपल को कि अपने रूलर को चुन सकें अपनी मर्जी से। इन पीपल आर फ्री टू चूज देयर लीडर, पीपल कैन चेंज देयर लीडर, द पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, पीपल कैन ट्रेवल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हमें राइट्स क्या है, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। पीपल ओनली लीडर इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, और हम चूज करते हैं रूलर्स को, और जो रूलर्स को हम चूज करते हैं वही रूलर क्या करते हैं, देश में शासन करते हैं, रूल करते हैं। जो लीडर हम चूज करते हैं
वही करते हैं, ये नहीं कि हमने चूज किसी और को किया और क्या कहते हैं वो इस एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ना बने वाला अलग बात हो, एमपी या एमएलए उस एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या उसको पावर नहीं दी गई है, उसको पावर नहीं है, तो हमको उसको चूज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, पीपल क्या है, हैव अ फ्रीडम, उनके पास फ्रीडम है टू एक्सप्रेस व्यूज, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट करने के लिए। वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन में हम आएंगे चैप्टर 2 में, जहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। अब हम सेम फीचर्स अगर हम देखें, यहाँ पर देखते हैं हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, करप्शन हम देखते हैं, मिसिंग पीपल देखें, लोग खो जाते हैं या लोगों को मार दिया जाता है कई देशों में गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने पर। चेंजेज मैप अगर हम देखें 20th सेंचुरी में, अगर हम देखेंगे 20th जो सेंचुरी थी फुल ऑफ काइंड ऑफ स्टोरी, इस तरह की कहानियों से भरी पड़ी थी। वी हैव रेड अब जो हमने ऊपर पढ़ी है, ऐसी कहानियाँ, हर देश की अपना इतिहास कुछ बताता है। स्टोरी ऑफ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, ऑफ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी के सामने आके चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं। ऑफ मिलिट्री कूप्स, जैसे कई बार स्ट्रगल ऑफ द पीपल, मिलिट्री डेमोक्रेसी और मिलिट्री कूप अगर हम देखें, मिलिट्री कूप, मिलिट्री जो सेना थी उनका शासन, स्ट्रगल ऑफ द पीपल टू ब्रिंग बैक, दोबारा से डेमोक्रेसी रिस्टोर करना, एंड वाज देयर ए पैटर्न टू देयर स्टोरी, देट रिकॉर्ड बोथ देयर मार्च टूवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड द सेटबैक्स टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सेटबैक करना, दोबारा से इस्टेब्लिश करना। लेटर यूज द बेसिक फीचर्स, आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक फीचर्स वी नोटेड अर्लियर एंड आइडेंटिफाई डेमोक्रेसी among different countries of the world. This is where the 3 maps shown, हमें यहाँ 3 मैप दिखाए जा रहे हैं। These maps below find out if there was a pattern in this way democracy have involved। 20th century में डेमोक्रेसी कहाँ थी। The first map depicts the countries that were democratic in 1950, a few years after the end of Second World War। Second World War के बाद the map also shows कंट्रीज फ्रॉम दिस सेट, ये मैप अक्सर क्या दिखाता है, ऑल्सो शो कंट्रीज, कंट्री को फ्रॉम दिस सेट दैट हैड ऑलरेडी बिकम डेमोक्रेटिक, जो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक बन चुकी थी बाई 1900 तक। सेकंड मैप दिखाता है मैं प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक 1975 के बाद का इतिहास का डेमोक्रेटिक फीचर्स आफ्टर मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज, जब वहाँ सारी जो कॉलोनियाँ बस्तियाँ थी वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। फाइनली वी टेक अनदर लीव एंड लुक एट डेमोक्रेसी को अगर हम 2000 तक देखें, लगभग 2000 आते आते 21 सेंचुरी आते आते लगभग बहुत सारे देश डेमोक्रेटिक हो चुके थे। एज वी लुक एट दिस मैप लेट अस आस्क आवर सेल्फ, हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना होगा, हाउ हैज डेमोक्रेसी मार्च, डेमोक्रेसी कैसे मार्च हुई है 20th सेंचुरी में। इज देयर एक क्लियर पैटर्न, क्या कोई एक क्लियर पैटर्न है, कोई नमूना है एक्सपेंशन करने का। कैसे एक्सपेंशन कैसे होता गया, कैसे पीपल ने वहाँ स्ट्रगल किया, कैसे वहाँ सरकार पलटी, कैसे लोगों को वो पसंद नहीं आई। व्हेन डिड द एक्सपेंशन टेक प्लेस, इन विच रीजन, किन क्षेत्रों में। हम यहाँ देख रहे हैं रेड एरियाज, ऑरेंजेज एरियाज हैं। फिर हम यहाँ इस मैप में देख रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1975 तक लगभग बहुत सारे कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुकी थी। और इसमें देखिए लगभग सारे एरियाज कुछ भागों को देख छोड़ के पूरा एरिया जो गया है ग्रीन एरिया में ग्रीन जोन में कन्वर्टेड हो चुका है। लेट अस समराइज द मेन पॉइंट्स दैट इमर्ज फ्रॉम रीडिंग ऑफ दीज मैप। हम गो बैक करेंगे मैप में तो हमें आंसर मिलता जाएगा। डेमोक्रेसी इज एक्सपेंडेड टू द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से डेमोक्रेसी का क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। इज इट करेक्ट टू से दैट ईच पॉइंट्स इन दिस मैप में द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इन लार्जर देन द प्रीवियस पॉइंट, पहले के मुकाबले में लार्जर पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली, जो डेमोक्रेसी है ऐसे ही इवनली स्प्रेड नहीं हुई है ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इसके पीछे कुछ रीजन रहे हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट इन सम रीजन, कुछ रीजन्स में कुछ क्षेत्रों में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद देन स्प्रेड टू अदर रीजन्स में स्प्रेड हुई, विच कंटिन्यू इन द वर्ल्ड हैड लार्जर नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक इन 1900 एंड 1950 एंड विच कंटिनेंट डिड नॉट हैव ऑलमोस्ट और एनी। वाइल ए मेजोरिटी देखें अगर हम कंट्रीज की आज डेमोक्रेटिक, आज हम सभी देशों में देखें तो जो मेजोरिटी अगर वो कहते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री की है। टुडे देयर आर स्टिल लार्ज पार्ट, आज संसार के ऐसे बहुत बड़े बड़े हिस्से भी हैं, दे आर नॉट
दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, वो आज भी डेमोक्रेटिक नहीं दिखते हैं। विच रीजन इन द वर्ल्ड अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक। 2000 में भी ऐसे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जो अगर हम एशियन कंट्री में भूटान को ही देख लें, वहाँ पर आज भी हम देखते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ आज भी राजा होता है। बेसिकली नेपाल में तो आज की डेट में डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका है। बिगिनिंग अगर हम देखें, दीज मैप डू नॉट टेल अस मच अबाउट व्हाट हैपन बिफोर द 20th सेंचुरी। लेकिन एक मैप में देखें तो ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताता है कि आखिर 20th सेंचुरी से पहले इन देशों में आखिर हुआ क्या था। स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी अगर हम देखें, बिगिन एटलीस्ट 2 centuries ago, 2 शताब्दियों पहले। यू मे हैव रेड द चैप्टर, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी पढ़ा नहीं है, शायद पढ़ा वो 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। इन द हिस्ट्री बुक ऑफ दिस कोर्स, द पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट इस्टेब्लिश, जो पॉपुलर अपराइजिंग थे इस्टेब्लिश नहीं कर पाए इज ए सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी। फ्रांस में एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं इस्टेब्लिश हो पाई थ्रू आउट द 19th सेंचुरी में। डेमोक्रेसी इन फ्रांस, जो डेमोक्रेसी थी फ्रांस में ओवरथ्रोन की गई एंड रिस्टोर सेवरल टाइम, और कई टाइम इसको रिस्टोर करने का प्रयास किया गया। ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी स्ट्रगल। फिर भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी 1789 14 जुलाई को, याद रखिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, जो पूरे एक यूरोप में एक मैं कह सकता हूँ कि इंस्पायर्ड करता है अदर लोगों को।